जन सुराज में महिलाओं को लेकर यहाँ कैसे माहौल है काम करने का? एक बार अपने करीब 30-35 साल से कोई युवा लोग राजनीति में एंटर नहीं हो रहा बिहार। इसका क्या रीजन है? और तेजस्वी यादव वो भी एक युवा, चिराग पासवान वो भी युवा, लेकिन वो यूथ लीडर नहीं। अभी बिहार में खास तौर के ज्यादातर पेपर लीक्स हो रहे हैं, इसका क्या वजह है? इवन वो ग्रुप बी नौकरी भी ले लेता है तो हमारे परिवार की दशा बदल जाती है। सही बात है। मुसल्लेपुर हाट हो गया या पटना सिटी हो गया, इस तरीके की जो एरिया, एक स्टेज के बाद बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। सही बात। तेजस्वी आएंगे तो नौकरी देंगे, लेकिन अभी जो शिक्षक बहाली चल रही है उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, और बोलते हैं हम बिहार में युवाओं का लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं। ये कैसे करना चाहते हैं आप? एक बार बड़े राजनीतिक पार्टियों से नहीं, छोटे छोटे घरों से भी युवा बाहर निकलेंगे और बड़े नेता बनकर के दिखेंगे। बिहार का नेता, अब प्रवक्ता बनने का जो कहानी है वो एक बार दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं प्रवीण जनसुराजी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो जनसुराज प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा कर रहे हैं बिहार में और बिहार में नया परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो लोग योगदान दे रहे हैं उन लोगों को यहाँ इंटरव्यू किया जाता है और इस चैनल के दौरान उन लोगों का जो काम है वो काम के बारे में डिस्कस किया जाता है और आगे जाके वो लोग का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा बिहार को बनाने में, उसके बारे में पूछा जाता है। उसी का क्रम में ये हमारे साथ मैडम है प्रीति नंदिनी जी। ये अभी जन सुराज का मुख्य प्रवक्ता है। एजुकेशन के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बिहार में ये बहुत काम किया और एक स्टूडेंट लीडर भी रही है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी रही है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे अभी ये जन सुराज में क्या कर रहे हैं और इसको लेकर बिहार का क्या प्लान है और जन सुराज में कैसे ये योगदान दे रहे हैं और जन सुराज में कैसे काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम, आप ये शो में आने के लिए। आप पहले आपके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हम भी दिए हैं, एक बार आपने तरफ से भी आप दीजिए। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति नंदिनी है। मैं बिहार में 2020 से खास करके एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के लिए काम करती रही हूँ और अभी भी मैं कई विद्यालयों पे काम कर रही हूँ, जैसा कि आपने खुद ही बताया। और मेजर कंट्रीब्यूशन अगर मैं देखती हूँ अपना तो मगध यूनिवर्सिटी के लिए देखती हूँ, जहाँ एक करप्शन की वजह से 1 साल 1.5 साल तक बच्चों के एग्जाम नहीं हो रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो उसमें मैंने बच्चों को यूनाइट करके एक मुहिम चलाया, एक अभियान चलाया। कई बार हमें राजभवन मार्च करना पड़ा और काफी प्रयास के बाद हालात हमारे पक्ष में बना और चीजें ठीक हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो छात्रों के हित में नहीं है, तो लड़ाई अभी बाकी है। बाकी अभी तो फिलहाल मैं जनसुराज में भी हूँ और जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने एक अभियान चलाया है बिहार को बदलने की, उसको विकास के राह पे लाने की, तो उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। मैडम, हम लोग करीब 30-35 साल से कोई युवा लोग राजनीति में एंटर नहीं हो रहा बिहार। इसका क्या रीजन है और इसको कैसे प्रशांत किशोर सॉल्व करना चाहते, इसके बारे में एक बार बताइए। जहाँ तक आपने कहा कि 30-35 साल में कोई युवा नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई युवा नहीं आया। अब अगर देखते हैं तेजस्वी यादव वो भी एक युवा, चिराग पासवान वो भी युवा, लेकिन वो यूथ लीडर नहीं। मैं उनको एक युवा नेता इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में जाके, युवाओं के बीच में जाके उनके मुद्दों को लड़ करके युवा ने खुद को नेता नहीं बनाया। उनको पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी विरासत में मिली, तब उन्होंने खुद को एक नेता स्वघोषित कर दिया। सही बात। तो इसलिए मैं उनको मुझे लगता है कि वो लोग आए, जमीन पर युवाओं से जुड़े, उनकी समस्याओं को लीड करे, तब एक नेतृत्व अपने लिए बनाए कि हम एक नेता हैं, ये कहेंगे तो शायद मुझे लगता है कि बिहार की जनता उनको उस रूप में स्वीकार करेगी, उस रूप में स्वीकार करेंगे। सही बात है। और मैडम, अभी जो पॉलिटिकल सवाल से हट के हम एक बार पहले आप यूथ एक्टिविस्ट रहे, उसके सवाल पूछ लेंगे और पॉलिटिकल सवाल पर फिर आएंगे। अभी बिहार में खास तौर के ज्यादातर पेपर लीक्स हो रहे हैं, इसका क्या वजह है? इसका जो नुकसान कितना पहुंचा रहा है ये युवा के लिए, एक बार अपना देखिए। जब मैं बिहार में खास करके रोजगार के मुद्दे पर युवाओं से जुड़ी तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे एकमात्र जो आस है, उम्मीद है, वो सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं बनाया है। जब भी इंडस्ट्रीज के बारे में बात होती है या अदर किसी रोजगार के अवसर के बारे में बात होती है, तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है वो ये कह देते हैं कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, तो हम बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन आप ये समझे कि देश में यदि आज युवाओं की संख्या, जनसंख्या सबसे अधिक है, वहीं बिहार में भी
हम देखते हैं कि पूरे देश भर में बिहार सबसे आगे है, जहाँ सबसे ज्यादा यूथ है अभी आज के समय में। सही बात। 25 से 35 वर्ष के युवा सबसे अधिक है। उनकी जरूरत क्या है? जैसे जैसे जो भी वो शिक्षा बिहार में ले रहे हैं, क्योंकि जिसकी स्थिति बहुत खराब है, मतलब दयनीय स्थिति है आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था। लेकिन जो भी वो पढ़ाई करते हैं कोचिंग के माध्यम से या अपने पैसे खर्च करके, वो जिस तरीके से भी तैयारी करते हैं, उसके बाद जब वो रोजगार के अवसर तलाशते हैं खुद के लिए, तो उनके पास विकल्प बचता है सरकारी नौकरी। उसके लिए वो 3 साल 4 साल अपने गांव से दूर आकर के पटना गया में रहते हैं। और आप ये हालात समझिए कि जो बिहार की आबादी उसमें 80%, मैं उससे अधिक मानती हूँ कि बहुत ही निम्नतम स्तर के जो लोग गरीबी इस तरह से मतलब समाहित हो चुके हैं कि किसानी पे निर्भर है लोग। और जब वो छोटा मोटा जो उनका एक अमाउंट आता है, उससे जो भी वो कमाते हैं खेती किसानी करके या छोटे दुकान लगा करके, उन पैसों से वो बहुत बड़ा हिस्सा अपने बच्चे को देते हैं कि आप जाइए तैयारी कीजिए, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर ये कुछ छोटी नौकरी भी ले लेता है, इवन वो ग्रुप बी नौकरी भी ले लेता है, तो हमारे परिवार की दशा बदल। सही बात है। उस उम्मीद में अपने बच्चे को वो पटना या ऐसी जगह पे भेज देते। लेकिन जब मैं युवाओं से जुड़ रही थी और उनके साथ हम संघर्ष कर रहे थे, तब मैं काफी ऐसे जगहों पे गई, मुसल्लेपुर हाट हो गया या पटना सिटी हो गया, इस तरीके की जो एरिया है जहाँ युवा रहते हैं, वैसे युवा रहते हैं जो गांव से पलायन करके पटना में आए, क्योंकि पलायन सिर्फ बिहार के बाहर ही नहीं हो रहा, बिहार के अंदर भी हो रहा है, गाँव से शहर की ओर आ रहे हैं बच्चे एक उम्मीद में। तो मैं देखती थी कि छोटे छोटे कमरे, एक कोने में चारपाई लगे हुए और एक बच्चा चारपाई पे सो जाता है, एक बच्चा नीचे सो जाता है, और वही कोने में एक चूल्हा रखता है, जो सिलेंडर छोटा सा, उसी पे कैसे भी करके वो थोड़ा बहुत पका ले रहे। ज्यादातर उनके मतलब कभी चावल ही बन गया या कुछ रोटी ही बन गया, कैसे भी मैनेज कर, तो कभी उनको भरपूर भोजन भी नहीं मिल पा रहा। उस परिस्थिति में बच्चा 3 साल 4 साल तैयारी करता है। सही बात। हर बार फॉर्म निकाला जाता है, कभी फॉर्म निकाल करके फॉर्म कैंसिल कर दिया जाता है। अगर फॉर्म कंप्लीट भी हो गया, एप्लीकेशन हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर लीक की समस्या सामने आ जाती है। जब अगर पेपर लीक भी हो नहीं हुआ, मान लीजिए परीक्षा भी सही तरीके से हो गई, उसके बाद रिजल्ट में धांधली हो जाती है। सही बात है ना। अब अगर रिजल्ट में धांधली नहीं है, रिजल्ट भी आ गया तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो ये तो हम साल दर साल देख रहे हैं, एक बहालियों को 3-3 4-4 साल तक लटकाया जा रहा है। तो ये परिस्थिति है। अब आप एक युवा की मनोदशा, उसकी परिस्थिति समझिए, जिसका परिवार बहुत कम कमाता है, बहुत सीमित है उसकी आय, लेकिन उसमें से भी अपने बच्चे को वो 3-4 हजार कैसे भी मैनेज करके दे रहा है। लेकिन वो पैसा कितने साल तक दे सकते? एक स्टेज के बाद बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। सही बात। और उनकी उम्र भी तो बढ़ रही है ना। तो जिन परिस्थितियों में हमारे बिहार के यूथ गुजर रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि 99% यूथ इस फेज से गुजरते ही हैं, चाहे वो कैसे भी पढ़ाई किए, लेकिन उनको उम्मीद है कि मैं 3-4 साल कोचिंग कर लूंगा तो मेरी नौकरी हो जाएगी। हाँ, तो वो ये स्ट्रगल तो कर रहे हैं और उसके बाद नौकरी नहीं होती, क्योंकि एक डेटा जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि सिर्फ 2% आबादी को ही सरकारी नौकरी दी जा सकती। आप नहीं कर सकते हैं, उतने सारे युवाओं को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, आपको दूसरे विकल्प पैदा करने होंगे, अवसर नहीं है। लेकिन आज जो है सरकारी नौकरी के नाम पर जिस तरीके से सरकार युवाओं को ठग रही है, उनको बेवकूफ बना रही है कि आपको हम 10 लाख दे देंगे, 12 लाख दे देंगे। आप सुन रहे हैं? सही बात है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि युवाओं के भीतर एक है कि मुझे सरकारी नौकरी लेना, क्योंकि बिहार में एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई, सरकारी नौकरी के अलावा कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार ही नहीं। सही बात है। जिनसे भी पूछिए वो इसलिए युवा जो तेजस्वी यादव का जिस तरीके से हमने देखा है कि युवाओं के बीच में क्रेज जो बढ़ा है पिछले कुछ साल में, 1-2 साल के अंदर में, अब मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं युवाओं से जुड़ी रही हूँ, उनके मुद्दों से जुड़ी रही हूँ। उनको एक उम्मीद लगता है कि तेजस्वी युवा है और वो युवाओं को कहीं ना कहीं लुभाने के लिए नौकरी का वादा। और आप ये देखिए कि जैसे ही वो सरकार में आते हैं, आनंद फानन में जो नौकरी कहीं ना कहीं, मतलब मैंने देखा है कि जो नौकरियां पहले भी दी गई थी, उनके भी नियुक्ति पत्र अभी बांटे गए जब तेजस्वी यादव सरकार, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि मेरी प्रायोरिटी रोजगार, मतलब सरकारी नौकरी। और बच्चों में एक कहीं ना कहीं मैसेज गया है कि तेजस्वी आएंगे तो नौकरी देंगे। लेकिन यूथ को ये समझना होगा, बिहार के युवाओं को ये समझना होगा कि सरकारी नौकरी देने की भी एक सीमा आप सबको नहीं दे सकते। जो भी लोग काबिल हैं, और अभी जो शिक्षक बहाली चल रही है, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है युवाओं का, वो है कि अभी जो डोमिसाइल का जो मुद्दा है कि डोमिसाइल नीति हटा दी गई है नीतीश कुमार सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों के बच्चे आ रहे हैं और बिहार के बच्चे छट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है, जो स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की, उसकी वजह से बिहार के युवा पिछड़े हुए हैं। वो उतना ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे हैं और बाहर के युवा पढ़ करके वो नौकरी लेके जा रहे हैं।
सही बात। तो ये कहीं ना कहीं हकमारी हो रही है बिहार के युवाओं की। तो या तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें बिहार के युवा भी सक्षम हो सके हर एक तरीके के कंपटीशन को फेस करने के लिए, और नहीं तो सही मेरे बात। यही मेरा ओपिनियन रहेगा। जो आपने पूछा कि पेपर लीक है या जो परीक्षा बेरोजगारी है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बहुत एक तो उनकी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो चाहते ही नहीं है कि बिहार के युवा सक्षम बने। वो चाहते हैं कि 25 से 30 साल के युवा हैं, उनको इतना रगड़ दो, इतना उनको परेशान कर दो यही परीक्षा फॉर्म के चक्कर में कि 35 साल के बाद उनके पास ऊर्जा ही नहीं बचेगी। फिर वो कुछ छोटा मोटा दुकान करके कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे या फिर पलायन करके दूसरे राज्य में चले जाएंगे। और एक और चीज मैं यहाँ मेंशन करूंगी, बात करते करते मेरे दिमाग में आया। मैं कुछ साल पहले मैं दिल्ली में रहती थी, और जहाँ मैं रहती थी वहाँ जो भी मतलब छोटे मोटे ठेला वाले लोग सब्जी बेचना है या कुछ भी चीज का रोजगार लगाते थे, वो बिहारी थे। तो ये बात मुझे बड़ा मतलब, क्योंकि मैं खुद बिहारी हूँ तो और बिहार का युवा भी वैसे ही कर रहा है। बिल्कुल। तो मैं वहाँ जाती थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे थे जो मंडी में सब्जी बेचते थे या छोटा मोटा कुछ काम करते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप एक ठेला लगाने के लिए आप इतनी दूर से यहाँ क्यों आए, और उनके स्ट्रगल के बारे में मैंने जाना कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि युवा जो एक छोटे से कमरे में 3-4 युवा एडजस्ट करते हैं, उसी तरीके से बिहार से जो लोग पलायन करके छोटी मोटे दुकान लगाने के लिए या मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, वो भी उसी परिस्थिति में रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। छोटे से कमरे में 4 लोग रहते हैं, कैसे भी करके एडजस्ट करते हैं, कुछ भी खा करके जीवन यापन करते हैं, थोड़ा पैसा बचा करके वो घर भेजते हैं। तो ये परिस्थिति है कि युवा हर तरह से मारा जा रहा है, युवाओं के हक मारे जा रहे हैं, युवाओं को बरगलाया जा रहा है सरकारी नौकरी के का झांसा देकर के। इसलिए प्रशांत जी ने ये बहुत बार क्लियर किया तो हम सबको, कोई भी सरकार देश की दुनिया की सभी लोगों को, सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। इसलिए हमें दूसरे विकल्प पैदा करने होंगे, जिसके लिए प्रशांत जी ने कहा है कि हम युवाओं को सस्ता ऋण देंगे। उसके बाद हम कुछ इंडस्ट्रीज में भी काम करेंगे, हर तरह से हम व्यवस्था करेंगे कि बिहार के युवाओं को 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए बिहार से बाहर ना जाए। सही बात। आप मेरा दूसरा प्रश्न को भी आंसर दे दिया। बिहार में जो बेरोजगारी है कितना बड़ा प्रॉब्लम है उसके बारे में आप बता दिए मैडम। ये जो हमको दिखते हैं और प्रशांत जी भी बार बार बोलते हैं, हम बिहार में युवाओं का लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, ये कैसे करना चाहते हैं आप एक बार, आप प्रवक्ता भी है, एक बार आप बताइए मैडम। बिल्कुल, पहले तो मैं बताऊंगी कि इसकी जरूरत थी। जब मैं युवाओं के साथ काम कर रही हूँ तो मैंने ये देखा है कि शिक्षा जैसे मुद्दा जो कि सबसे जरूरी, जब तक आपके भीतर स्किल नहीं होगा, आप सक्षम नहीं होंगे, आप कोई भी नौकरी नहीं ले सकते, इवन आप कोई जॉब भी नहीं कर सकते। आप देखिए बिहार के जो युवा हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, उनको नहीं दिया जाता। आप बहुत साधारण काम कर सकते हैं क्योंकि आपको उस तरीके से तैयार नहीं किया। ये सारी चीजों को बिहार के युवा नहीं समझ पाते, उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, उनको तैयारी नहीं होने दिया जा रहा, उनको इस तरीके से मिसगाइड कर दिया गया है कि आप कोचिंग करते रहिए और आकर के तैयारी करते रहिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। इसकी वजह से पिछड़ रहे हैं। और जब मैं उनके साथ जुड़ी और बातचीत करती थी तो मुझे ये समझ में आया कि वो सब कुछ जानते हैं कि उनके साथ किस तरीके से 3 साल की डिग्री 5 साल में दिया जा रहा है, या हमें शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं दी जा रही है, फिर भी वो खुद के लिए आवाज नहीं उठाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भीतर ये डाल दिया गया है कि आप उसके काबिल ही नहीं। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमारी 50 से 60% आबादी है यहाँ में, उनके भीतर नेतृत्व को पैदा किया, वो खुद के लिए लड़ सके। और जिसके लिए प्रशांत जी ने कई तरीके से युवाओं को जोड़ने का एक कार्यक्रम चला रखा। अब अगर यूथ क्लब की बात करते हैं, या एक युवा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत यहाँ से लोग जाते हैं, युवाओं से मिलते हैं, उनको जोड़ते हैं। गाँव में हमारी टीम, जनस्वराज की टीम जा रही है, युवाओं को जोड़ रही है और उनके भीतर नेतृत्व का कौशल पैदा करते हैं। क्योंकि दूसरी पार्टियों में हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि युवा दूसरी पार्टियों से नहीं जुड़े, आज युवा राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि उनको किसी न किसी झूठा पद दे करके उनको ये दिखाया जाता है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट, और एक कार्यकर्ता के तौर पर उनसे काम लिया जाता है। लेकिन जनस्वराज उन युवाओं में से उनकी जो उनके भीतर की क्षमता है उसको बाहर निकाल करके नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करता है। और जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको ग्राउंड लेवल से किस तरीके से नेता के तौर पे उतारा जाए, इसका प्रयास करते हैं। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि बिहार के युवा सिर्फ बड़े राजनीतिक पार्टियों से नहीं, छोटे छोटे घरों से भी युवा बाहर निकलेंगे और बड़े नेता बन करके बिहार का नेतृत्व करेंगे। सही बात। आप उसका एक सबूत है, मतलब जो युवा आप बोल रहे हैं युवा नेतृत्व करेंगे बिहार का, एक आप सबूत है। आप अभी प्रवक्ता है जनस्वराज का, उसका क्या जर्नी रहा? आप कैसे, आप पहला कैसे इंटरेक्शन हुआ प्रशांत जी से,
और उसके बाद 2 साल से आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में, और अब प्रवक्ता बनने का जो कहानी है वो एक बार दर्शकों को बताइए, इंस्पायरिंग रहेगा। बहुत ब्रीफ में बताऊंगी क्योंकि लंबी स्टोरी हो जाएगी। जरूर। मैं खुद भी बिहार से पढ़ाई की, सरकारी स्कूल से पढ़ी, सरकारी कॉलेज से पढ़ी, और सारी परिस्थितियों को मैंने खुद महसूस किया। तो मुझे किसी को देख के जानना नहीं, हर चीज मैंने खुद झेले हैं। जी बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में वो काबिलियत और मैं उतनी सक्षम थी कि मैं कोई भी नौकरी कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं इस माहौल में रही और मुझे वो मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरी जो क्षमता थी कहीं ना कहीं मर, ये मलाल मेरे मन में हमेशा से। और बिहार का समाज ऐसा है, खास करके महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कि एक है कि लड़की है तो शादी करा दी। तो सब कुछ मेरे साथ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मतलब अगर एक आपके भीतर कुछ करने का एस्पिरेशन है तो आपको मौका मिलना चाहिए, जो मुझे नहीं मिला। लेकिन जो ही मौका मिला मैंने उसको गंवाया नहीं, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी। और मैं खुद को मैंने बीएड भी किया हुआ है। जब मैं पंजाब में रह रही थी वहां से मैंने बीएड किया और काफी अच्छे से किया, और उसके बाद मैं टीचिंग का जॉब भी कर। लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि मैं और मेरी लाइफ मतलब बहुत हद तक ठीक हो चुकी थी। स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन बहुत हद तक ठीक हो चुकी। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मैं तो स्टेबल हो रही हूँ, लेकिन सोसाइटी का दर्द जो मैं झेल कर आई, मैं नहीं चाहती कि मेरे बिहार के लोग ऐसा कुछ झेले, क्योंकि वो झेल रहे हैं, मुझे दिख रहा है। और मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा कर सकती थी, मैं नहीं कर पाती। तो एक दुख मलाल था जिसकी ये सारी जो परिस्थितियां थी मुझे सामाजिक क्षेत्र में लेकर 2018 से मैं युवाओं के मुद्दा से जुड़ी, युवा हल्ला बोल एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं के रोजगार के लिए काम करती है, उनके साथ जुड़ी। और तब मैंने समझना शुरू किया कि हमें काम कैसे करें, जो यूथ एक्टिविज्म है, स्टूडेंट एक्टिविज्म किस तरीके से करें। वहाँ एक तरीके से मुझे ट्रेनिंग मिली, और उसी दौरान मैं बिहार के जो मुद्दे हैं खास करके रोजगार से जुड़े, वैसे युवाओं से जुड़ने का मौका मिला। वो संघर्ष कर रहे थे काफी, जो भी मुद्दों का डिस्कशन आपने किया है, चाहे शिक्षक भर्ती की हो या फिर विश्वविद्यालयों का जो मुद्दा रहा, कुछ युवा हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि 100% युवा निष्क्रिय है। कुछ युवा अभी भी हैं जो मतलब कि सेंसिबल है, सेंसिटिव है, लड़ना जानते हैं, आवाज उठाते हैं। ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैं जुड़ी, और हम मिल करके हमने प्रयास किया और सरकार को हराया है। हर कदम पे उनको मजबूर किया है कि उनको मजबूरन हमें उन बच्चों को 54,000 बच्चों को नियुक्ति पत्र देना। उसके बाद मगध की भी यही कहानी रही है, हमारी लड़ाई इतनी मजबूत रही कि उनको घुटने टेकने पड़े। तो ये जर्नी रही मेरी। उसके बाद भी मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज को सही मायने विकास के राह पर ला सकते हैं। इसलिए मेरा कंट्रीब्यूशन हमेशा एजुकेशन की तरफ रहता है। जितना भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ मैं करती रहती हूँ अभी भी। उसके बाद जब आपने पूछा कि मैं प्रशांत जी से कैसे जुड़ी, तो प्रशांत जी ने जब बात बिहार की मुहिम स्टार्ट किया तो उस समय क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बिहार के लिए काम कर रही थी, और मेरे भीतर भी वो एक मलाल है कि बिहार पीछे है। कि जब मैं बिहार के अन्य राज्यों में रह रही थी, तो कुछ वर्ष तक मैं बिहार के अलग राज्यों में रही हूँ, बड़े बड़े राज्यों में, दिल्ली या हैदराबाद ऐसे जगहों पे रही हूँ, कलकत्ता में। तो मैंने देखा है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है। गांव के बच्चे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो ये सारी चीजें जब प्रशांत जी ने डिस्कस करना शुरू किया, बात बिहार की, उनका जो अभियान था, मुहिम था, उसके माध्यम से तो मैं कनेक्ट हुई हूँ। और उसी से मैं जुड़ी रही। 2020 से मैं प्रशांत जी से जुड़ी, उनको फॉलो किया। उसके बाद उनकी एक और प्रोग्राम था यूथ इन पॉलिटिक्स, मैं उससे भी जुड़ी और उनके लोगों से मैं कांटेक्ट में रही। कई कार्यक्रम भी मैंने उनके अटेंड किए, तो वो एक हमारा रहा। और उसके साथ साथ जब जन सुराज शुरू हुआ तो फिर तो मुझे जुड़ना ही था, क्योंकि जो काम प्रशांत जी इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं एक छोटे लेवल पे मैं भी कर रही हूँ। तो बस यही एक कहीं ना कहीं मेरे लिए वो रहा कि मैं जुड़ी और अभी भी उनके साथ हूँ। और जहाँ तक प्रवक्ता बनने की बात कहते हैं, लोग सुने कि मैं ठीक ठाक बोल लेती हूँ, उनको लगा कि हाँ मैं रख सकती हूँ। खैर अभी भी मैं सीख रही हूँ, बट मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने आप को डेली रोज अपने आप को और बेहतर करूँ और जनसुराज को पूरी मजबूती के साथ लोगों के सामने। सही बात। अब बहुत अच्छा से ये पुट किया मैडम, कैसे आपका जर्नी रहा और सब कुछ। और मैडम हम लोग ये सब चीज के बारे में डिस्कस किया। आप एक महिला हो और जो महिला यहाँ आके काम करना चाहते हैं, वो हमारा दर्शकों भी बहुत लोग पूछते हैं कमेंट्स में, महिला को इसका स्थान कहाँ है और इसमें यहाँ आके हम लोग भी काम कर सकते हैं करके महिला पूछते हैं। मैडम जनसुराज में महिलाओं को लेकर यहाँ कैसे माहौल है काम करने का, एक बार अपने। कि मैं कभी अन्य किसी पार्टी में काम नहीं की हूँ, तो मैं ये तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि उनके अंदर कैसी परिस्थिति है, लेकिन मैं पार्टी के भीतर जिस तरीके का माहौल होना चाहिए, तो मैं जनसुराज के बारे में एक दावा कर सकती हूँ कि यहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं हो सकती। अगर आपके भीतर क्षमता है तो आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप आगे बढ़े और जहाँ तक आप जाना चाहते हैं आप जाए।
और जहाँ तक प्रशांत जी ने 40 महिलाओं को सीट देने का भी वादा किया है, तो आप ये समझे कि बिहार की जो राजनीति है, जो महिलाएं, भले ही उनका नाम होता है, वो किसी पद पे होती है, लेकिन काम उसका पति या उसका भाई का था। तो ये रियलिटी को भी समझना है। प्रशांत जी चाहते हैं कि महिलाएं खुद सशक्त और अपने फैसले खुद लें, तो इसकी भी एक ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं महिलाओं से भी अपील करना चाहती हूँ, यदि आपके भीतर राजनीति में आने की या सामाजिक कार्यों में जुड़ने की रुचि है, तो आप जनसुराज में आए, जुड़े, और आप यहाँ का जो स्वतंत्र माहौल, एक आदर का माहौल, उससे आपको भी फायदा मिलेगा और जनसुराज को भी जरूर फायदा मिलेगा। सही बात। मैडम, लास्ट में आपका क्या मैसेज रहेगा जो बिहार का वैसे युवा है जो राजनीति में जुड़ना चाहते हैं पर जुड़ नहीं पा रहे हैं, आपका क्या मैसेज रहेगा अपने तरफ से, एक बार दर्शकों को देख के बताएंगे। जो भी युवा बिहार के राजनीति में आना चाहते हैं, जनसुराज एक उनके लिए अवसर बन सकता है। जो जनसुराज तो बहुत चीजों के लिए अवसर है आज, कि बिहार बदलने के ही एक जो मुहिम चली, ये अपने आप में एक अनोखा है, ऐतिहासिक। लेकिन जो युवा है, अगर राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है। यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उनको सिखाया जा रहा है, उनके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता पैदा की जा रही है। साथ साथ उनको आगे के राह भी दिखाया जा रहा है कि कैसे आप धीरे धीरे पंचायत से विधानसभा से आप राज्य स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और एक जो हमारे बिहार में हम देखते हैं कि 1200-1300 जो परिवार, उनके ही लोग राजनीति में आए जा रहे हैं, सालों से हम ये देख रहे हैं। उस कल्चर को भी बदलने की जरूरत है, और उसके लिए हम जैसे आम लोगों, जो साधारण किसान के बच्चे हैं, उनको राजनीति में, बिहार की राजनीति में आना होगा। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी बिहार के युवाओं को कि जनसुराज को आपकी विश्वास की जरूरत है। आप पहले उसको परखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बंद करके विश्वास कीजिए, आप आइए, मिलिए, बातचीत कीजिए, और मुझे लगता है कि जब आप जुड़ेंगे, मिलेंगे, आपको विश्वास होगा और आपके लिए भी एक राह मिलेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। ये मेरा इंटरव्यू है प्रीति नंदिनी जी के साथ। ये जनसुराज का प्रवक्ता है अभी, और ये युवा नेता भी है। आप में से जो भी युवा है जो राजनीति में जुड़ना चाहते हैं, जो जमीन का राजनीति करना चाहते हैं और नेता बनना चाहते हैं, इसके स्तर से आप बन सकते हो। जनसुराज में आप योगदान भी दे सकते हो और नेता भी बन सकते हो। वो मौका प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं। चुनाव का चिंता नहीं करना है, पैसा का चिंता नहीं करना है, खाली योगदान का चिंता करना है, खाली यहाँ आके काम करने का बारे में सोचना है, इतना ही है। और आगे जो रास्ता होगा वो प्रशांत किशोर जी मार्गदर्शन में हम लोग को लेके जाएंगे। ये वीडियो इसी तक सीमित रखते हैं और प्रीति नंदिनी को, मैडम को हम बधाई दे के हम यहाँ से विदा करेंगे। और इसके पहले जो लोग ये वीडियो को लाइक किए हैं, आप पसंद किए हैं, ये वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस मतलब आप लोग देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार इससे जाने के पहले हम लोग बिहार का नारा लगा के जाएंगे। हम प्रीति मैम से भी आग्रह करेंगे कि आप भी बिहार का नारा लगाइए मैडम हमारे साथ। एक बार हम बिहार का नारा लगाते हैं, आप लोग भी कमेंट्स में जय बिहार करके लिख के जाइएगा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय सबको प्रणाम।